नमस्कार दोस्तों, शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी इंस्टीट्यूट सिविल सर्विसेज परीक्षा में अच्छे परिणाम देने के लिए जाना जाता है। आखिर ये रिजल्ट्स आते कैसे हैं? इसके पीछे हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी अध्ययन अध्यापन होता है, जो फैसिलिटीज हैं, उन सब की बहुत भूमिका है। अभी वी हैव शिफ्टेड टू आवर न्यू प्रीमाइस एंड दिस न्यू प्रीमाइस also comes with lot of new facilities. We believe that for UPSC and for selection, the entire ecosystem is important. Your optional paper as well as your general studies, the study environment, the mentorship, the quality of teachers. जब यही सारी चीजें एक साथ अच्छे तरीके से होती हैं, तभी हमारे efforts जो हैं वो रंग लाते हैं। आज मैं चाहूंगी कि अपने इंस्टीट्यूशन के जो जनरल स्टडीज के टीचर्स हैं, उनसे भी आपकी जानकारी कराएं। और मैं कह सकती हूँ कि इस इंडस्ट्री में जो सबसे अच्छे टीचर्स रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, शुभ्रा रंजन आईएएस उन्हीं टीचर्स के साथ काम करता रहा है और काम करता रहेगा, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं रिजल्ट्स पर और इसीलिए हम जाने जाते हैं, हम कहते हैं कि परिणाम बोलता है। तो आज शुरू करते हैं हम अपने संस्थान के जो ज्योग्राफी तथा डिजास्टर मैनेजमेंट की फैकल्टी हैं अखिलेश सर से, और उनसे हम कई चीज़ें जानेंगे ज्योग्राफी के बारे में, एक जनरल स्टडीज़ के कॉन्टेक्स्ट में भी। और साथ ही मेरा ऐसा मानना है कि जब ऑप्शनल के टीचर्स ज्योग्राफी या किसी भी विषय में जनरल स्टडीज़ में पढ़ाते हैं, तो वो जो लेवल ऑफ डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग होती है वो काफ़ी बेहतर होती है, और यही हमारा हमेशा से प्रयास रहा है। तो अखिलेश सर अपने यहाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल भी पढ़ाते हैं और साथ में जनरल स्टडीज़ भी पढ़ाते हैं। एक और बात है कि अखिलेश सर के द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स को उनका जो टीचिंग टेक्निक बहुत पसंद आता है। एक शिक्षक के रूप में उनकी जो भूमिका रहती है, उनका जो स्टूडेंट्स के प्रति व्यवहार है, वो काफ़ी मोटिवेटिंग रहता है। और ज्योग्राफी जैसे काफ़ी मुश्किल विषय को उन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी सिंपल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इंटरेस्टिंग बनाया है। जैसे अभी कई स्टूडेंट्स होंगे जो सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक स्टार्ट कर रहे होंगे, तो ये आवश्यक है कि आप जानें आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आप किसके द्वारा पढ़ रहे हैं, और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप लें। हम बातचीत करेंगे ज्योग्राफी से संबंधित, साथ ही साथ जो लोग इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उनके लिए भी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी है, हम जानते हैं अखिलेश सर से। अखिलेश सर भारत के एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन BHU से आते हैं, आपने वहाँ से MSc की है। अखिलेश सर के पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, लगभग 12 साल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते अखिलेश जी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ज्योग्राफी की बात तो हम लोग करेंगे, लेकिन उसके अलावा पिछले कुछ सालों में आपने सिविल सर्विसेज परीक्षा मींस UPSC एग्जाम, इसके साथ साथ एस्पिरेंट्स और माहौल, इन तो सभी चीज़ों में शायद कुछ चेंज देखा होगा। तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं, और जो स्टूडेंट्स आगे एग्जाम देना चाहते हैं वो किन चीज़ों पर ध्यान रखें? जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ बताना चाहूँगा 2013 के बाद से जिस तरह से पैटर्न बदला। तो जब हम लोग परीक्षाएं देते थे तो उस समय मेंस की परीक्षाओं में लंबे उत्तर लिखने का प्रचलन था, और उस प्रचलन के आधार पे कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ टॉपिक हम लोग छोड़ के भी चले जाते थे तो भी काम चल जाता था। लेकिन जब से ये छोटे उत्तर लेखन की कला आपसे पूछी गई है, आपके सामने रखी गई है, तब से कुछ भी छोड़ना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। इसलिए अब जो है पूरे सिलेबस का कवरेज बहुत जरूरी हो गया। तो सब्जेक्ट जब से उन्होंने ऑप्शनल प्रीलिम्स में पूछना बंद किया, तो ऑप्शनल लेवल की अंडरस्टैंडिंग और बारीकियां मुझे लगता है कि अब ऑब्जेक्टिव पेपर में नहीं, अब वो सब्जेक्टिव पेपर में चाहते हैं। और साथ ही ये भी देखा गया है कि जो डेप्थ है क्वेश्चंस की वो काफी चेंज हो गई है। और एक बात मैं एस्पिरेंट्स को बताना चाहूंगी कि जो भी टीचर है, जैसे सिविल सर्विसेज का जो प्रिपरेशन है वो एक स्पेसिफिक टाइप का प्रिपरेशन है। तो जब भी आप टीचर्स को का चुनाव करें, आप क्वालिफिकेशंस के ऊपर बहुत जाएं, तो क्वालिफिकेशंस में सबसे पहली बात है कि एकेडमिकली एक जो भी सब्जेक्ट कोई पढ़ा रहा है उसकी डेप्थ क्या है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उसके पास सिविल सर्विसेज एग्जाम का एक्सपीरियंस है। आपको दो कॉम्बिनेशन पर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि कोई नया व्यक्ति है, एग्जाम दिया है उसने और उसने पढ़ाना चालू कर दिया, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर। तो आप दो चीजें देखिए, एकेडमिक्स, एक्सपीरियंस, और इसके साथ साथ
केवल एकेडमिक्स का ही एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि एग्जाम का भी एक्सपीरियंस होगा। और चूंकि अखिलेश सर खुद भी एक जमाने में एस्पिरेंट्स रहे हैं, तो उन्होंने उस व्यवस्था को अंदर से देखा और समझा है और उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं। तो अब कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी का जो पोर्शन है प्राइमरली तो पेपर 1 में है। जी हाँ मैम। इसके अलावा मुझे लगता है थोड़ा सा पोर्शन पेपर 3 में भी है। जी हाँ मैम। और जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो बड़ा इंटीग्रेटेड पूछता है। और मुझे ऐसे लगता है कि यदि आपको इकोनॉमिक्स का आंसर देना है तो भी ज्योग्राफी की थोड़ी जानकारी, ज्योग्राफी का आंसर देना है तो आपको बाकी जानकारी। तो सबसे पहले सिलेबस में ज्योग्राफी कहाँ कहाँ आता है। सेकेंड चीज ये आप बताएं कि लगभग प्रीलिम्स में कितने मार्क्स तक इसके क्वेश्चंस देखे जाते हैं, मेंस में कितने मार्क्स ये सब्जेक्ट कवर करता है। जी मैम, जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है तो हर साल 12 से लेके 15 प्रश्न आपको ज्योग्राफी से सीधे सीधे मिल जाते हैं। और इसके बावजूद जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो क्लाइमेटोलॉजी के बेसिक फंडामेंटल से मिलते जुलते हैं। जैसे कि पोल्यूशन या फिर उससे संबंधित क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो चीज़ें हो रही हैं, एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना, हीट वेव, कोल्ड वेव, तो जेट स्ट्रीम से जोड़ करके उसको देख पाना ज़्यादा आसान होता है। और आपके लिए जो इन्वायरमेंट का बेसिक है वो ज्योग्राफी में पूरा हो जाता है। तो वैसे तो पेपर 1 मेंस में ज्योग्राफी है ही, लेकिन जब कभी आप देखेंगे इन्वायरमेंट के भी प्रश्न पेपर 3 में इन्वायरमेंट जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी होता है। जैसे अगर एक सवाल मैं आपसे कहूँ जो मेंस का था कि ट्रॉपिकल कंट्री में क्लाइमेट चेंज के कारण फूड सिक्योरिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल ज्योग्राफी का भी है, ये सवाल क्लाइमेट चेंज से है तो इन्वायरमेंट का भी है, और ये सवाल इकोनॉमी का भी है और सोसाइटी को भी प्रभावित कर रहा है। तो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ज्योग्राफी में जब हम लोग इन चीज़ों को एक साथ रखते हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजी वाले भाग को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि वहां से काफ़ी सवाल आते हैं। ओके। तो उस मेंस और प्रीलिम्स जी दोनों में। दोनों में तो क्लाइमेटोलॉजी को इस तरह से रखना कि वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बेसिक को पूरा करे, साथ ही साथ जो कंटेम्प्रोरी इश्यूज हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन ये सारी चीज़ें हैं उसको भी हम कुछ हद तक कवर करें ताकि लेखन आसान हो सके। तो यहाँ ज्योग्राफी आपकी मदद करता है। एक चीज मैं करना चाहूंगी कि क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ और जो बच्चे हैं, मुझे लगता है सिविल सर्विसेज में पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही सॉट आफ्टर ऑप्शनल है। तो पॉलिटिकल साइंस की भी जो जानकारी है, अगर आप देखें इंटरनेशनल जी रिलेशंस, जी तो उसके बेस में अगर आपके पास वर्ल्ड ज्योग्राफी की जानकारी बहुत बिल्कुल बेस में है तो उससे आपको इंटरनेशनल रिलेशंस भी समझने में काफी बेहतर होता है। तो बिल्कुल इसलिए जब भी आप इवन जनरल स्टडीज के लिए पढ़ रहे हैं या ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, अगर दोनों का अच्छे से इंटीग्रेशन करेंगे और आप ये चीज समझेंगे कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, उसका इंपॉर्टेंस और उसका वेटेज समझने की कोशिश करें, तो आपको उसी एरिया में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। बिल्कुल। Yes. बच्चों के बीच में मैं रखता भी हूँ इस बात को कि जैसे आप मान लीजिए जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन देख Yes. रहे हैं तो उसका ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव कि सबांग पोर्ट कहाँ है, कहाँ चांगी है, एयरबेस चोक कहाँ है, पॉइंट्स कहाँ है। जी चोक पॉइंट्स, तो वो चोक पॉइंट्स मैपिंग के थ्रू आप बेहतर कर सकते हैं और उस मैपिंग को आप अपने क्वेश्चन को सब्सटेंशिएट करने के लिए दे भी सकते हैं। तो आपको आपके जो उत्तर लेखन का जो प्रयास होगा वो और बेहतर होगा और नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो वर्ल्ड मैप की जानकारी बहुत ज़रूरी है और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी, और ऐसे ज्योग्राफी में भी मैपिंग हम लोग करते हैं मैम, क्योंकि सवाल इस तरह के पूछे जा रहे हैं जो कि अगर मैपिंग ठीक से ना की जाए तो गलत होने की पूरी संभावना होती है। तो मैपिंग के लिए प्रैक्टिस ही करना है और ज़रूर करना है और उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग मैपिंग को भी इंक्लूड करते हैं सिलेबस। अगर हम ज्योग्राफी का सिलेबस को डीकंस्ट्रक्ट करें जी तो कैसे एक नया जो एस्पिरेंट है वो कैसे समझे, जैसे एक फिजिकल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड जी ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, तो और फिजिकल ज्योग्राफी में भी क्या ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे एक आपने क्लाइमेटोलॉजी बताया, तो वो कहाँ से हमको स्टार्ट करना चाहिए, मतलब ज्योग्राफी पर एक पकड़ बन जाए तो उसके लिए क्या एक अप्रोच स्टूडेंट को होनी चाहिए कि कैसे वो समझे टॉपिक्स का ब्रेकअप कैसे है, टॉपिक्स का प्रायोरिटी क्या है ब्रॉडली। जैसे मैं कहूँ पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस को 3-4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, थॉट को डिवाइड कर सकते हैं, थियोरी कर सकते हैं, नेशनल मूवमेंट कर सकते हैं, कंपैरेटिव है, वर्ल्ड इश्यूज है, इंटरनेशनल है। तो ऐसे ही जब ज्योग्राफी को अप्रोच किया जाए तो कैसे ब्रॉड क्या मेन थीम्स हैं उसमें। जी मैम, ज्योग्राफी आप उसे फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट आता है, जिसमें हम लोग इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को एक साथ कवर करते हैं। फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को हम स्पेसिफिकली डील करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग शुरुआत करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से, और एस्ट्रोनॉमी का कुछ पार्ट होता है। आजकल वो लोग एस्ट्रोनॉमी से काफ़ी सवाल देने लगे हैं, और साथ ही साथ इस समय सोलर मैक्सिमा का फेज भी चल रहा है मैम, सोलर साइकिल का। तो सोलर मैक्सिमा के कारण बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर फिनोमिना हो रहे हैं। तो
कई सारे आर्टिकल आते हैं तो वहाँ से सवाल बनते हैं, इसलिए एस्ट्रोनॉमी का जो सोलर फ्लेयर, सोलर सन स्पॉट साइकिल, सोलर मैक्सिमा, सोलर मिनिमा, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा फिर जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ और कॉन्टिनेंट ओशन बेसिन बने कैसे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, प्लेट टेक्टोनिक्स, इनसे सवाल आते रहते हैं, प्लेट मार्जिन से सवाल आते रहते हैं। आने वाले समय में वो डिफिकल्टी लेवल जरूर बढ़ाएंगे, तो हो सकता है प्लेट मार्जिन में कौन कौन सी प्लेट इंटरैक्ट करती हैं उसका भी एक मैपिंग आपके पास होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि पैसिफिक प्लेट क्या साउथ अमेरिका प्लेट से बाउंड्री बनाती है कि नहीं, तो प्राइमा फेसी आपको लगेगा कि पैसिफिक ओशन है तो बाउंड्री बनाती होगी, लेकिन वास्तव में नहीं बनाती। नाजका और कोकोस प्लेट है। तो ये जो छोटी छोटी जानकारियां हैं हम लोग क्लास में इसको इलेबोरेट करते हैं मैप के साथ, और खास करके मैं अपनी क्लास में मैप खुद बनाता हूं और बच्चों से बनवाता भी। बनवाते हैं, हाँ। तो जब हम लोग इस फाउंडेशन कोर्स को करते हैं तो 300-400 पेज के जो नोट्स होते हैं उसमें ज्यादातर मैप होते हैं। तो वो मैप आप, कलरफुल मैप आपने खुद से बनाए हैं तो आपकी मसल मेमोरी बिल्ट होती है। मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती रहती हूँ एंड दे रियली एंजॉय द क्लास, क्योंकि मुझे एज अ टीचर ज्योग्राफी से काफ़ी डर लगता है, मतलब मेरा विषय नहीं है, बहुत दूर है, लेकिन फिर भी जो बच्चे बताते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के बच्चे मैं चाहती हूँ उनका वर्ड ज्योग्राफी ये सब चीज़ें अच्छी हों, तो वो बताते हैं कि किस तरीके से आपने उनको मैप के ऊपर कमांड कराया है। अब अगर कोई स्टूडेंट आपके क्लास में आ रहा है पढ़ने के लिए, तो क्या आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर से कोई प्रायर रीडिंग करके आए, कुछ प्रायर सोर्सेज पढ़ के आए, या किस तरीके से आपके क्लास को अटेंड करने से पहले वो क्या तैयारी करे जिससे जो क्लास में उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो, या ज्यादा अच्छे से वो चीजों को समझ जी पाए? मैम, एनसीईआरटी, गीता, बाइबल, कुरान है, आप सभी को पता है कि ये जो एस्पिरेंट धर्म है जो यूपीएससी की तैयारी, उसका धर्म ग्रंथ वही है। तो क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को रेकमेंड करते हैं। क्लास 6 से 12? जी। ओके। लेकिन 12th की जो एनसीईआरटी 11 12th की, वो गागर में सागर जैसी है, उसमें अच्छा। बहुत कुछ दिया हुआ है जो एक्सप्लेन फॉर्म में नहीं है, वन लाइनर है। उस एक लाइन को एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लगता है। जैसे अभी हमारे एनसीईआरटी के बैच चल रहे हैं और पहले ही चैप्टर में ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी लाइन्स हैं जिसके एक्सप्लेनेशंस वहाँ नहीं है। उसमें कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, उसके एक्सप्लेनेशन कभी कभी एक पैराग्राफ में तो कभी कभी 2-3 पेजेस में चले जाते हैं। जैसे उसमें लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ लाइफ टुक प्लेस 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, लेकिन प्रोसेस क्या था ओरिजिन ऑफ लाइफ का, कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई, उसके लिए क्या क्या तैयारियां अर्थ ने की। उसने एटमॉस्फेयर अपना स्टेबल बनाया, उसके लिए उसने मैग्नेटोस्फीयर बनाए, कोर और आउटर कोर बनाया, फिर जाके एटमॉस्फेयर स्टेबल हो पाया और उस स्टेबल एटमॉस्फेयर में रेनफॉल हुई, लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हुए, तब जा करके अमीनो एसिड्स बने और फिर प्रोटीन बने और पहला आर्की बैक्टीरिया पैदा हुआ। तो ये जो प्रोसेस है मैम, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। तो एनसीईआरटी 6 to 10th आप पढ़ें, 12th एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन उसमें आपको कुछ इनपुट्स चाहिए होंगे जो क्लास में आप आने के बाद आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। इसके अलावा क्या कुछ और टेक्स्ट बुक्स हैं बच्चों जी को मैम, पढ़नी चाहिए? टेक्स्ट बुक में किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ ज्योग्राफी का और मैं अभी भी एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है। करेक्ट, या तो किताबें ज़रूर पढ़ें। जीसी लियोंग की एक किताब आती है बच्चों, सर्टिफिकेट ऑफ ज्योग्राफी, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और ऑप्शनल के बच्चे भी उसको पढ़ते हैं, उसे आपको पढ़ना चाहिए। और 11th-12th की एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी की और इंडिया की एनसीईआरटी जो है 12th की, वो आपको पढ़ना है। और एटलस को बहुत ध्यान से देखना है, न्यूज़पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखना है वर्ल्ड मैप में। और अगर मान लें कोई इन्वायरमेंट से संबंधित न्यूज़ है या प्रोटेक्शन एरिया नेटवर्क कोई न्यूज़ में है या फिर कोई नई रामसर कन्वेंशन साइट एडअप हुए हैं, तो ये सारी बातों को, इसका लेखा जोखा आपको रखना होगा। करंट बेस्ड सवाल आते हैं, इसलिए हमें इसके लिए एटलस की भी रीडिंग ज़रूरी है करनी, विद फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ करंट अफेयर पार्ट। तो ये चीज़ें आप रखें। आपने तो एक बहुत लंबे समय से स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। नॉर्मली जैसे जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उनको क्या दिक्कतें आती है? जैसे मैं अगर पॉलिटी की बात करूं तो बच्चों के ये सब कुछ प्रश्न रहते हैं, क्या हमको आर्टिकल याद रखना है, तो कौन सा याद रखना है, तो केसेस याद रखने नहीं रखने। तो ज्योग्राफी में नॉर्मली आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि बच्चों को क्या कंसर्न्स आते हैं? सबसे पहली क्लास में तो बच्चों को ये आता है कि सर ये मैप बनाना क्या ज़रूरी है, इस तरह से मैप हम नहीं बना पा रहे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती, तो ऑब्वियस है कि नहीं बना पाते। लेकिन वही बच्चे जब क्लास छोड़ के जाते हैं तो उनके नोट्स मैं कहता हूँ संभाल के रखना, क्योंकि प्रीलिम्स के पहले मेरे स्टूडेंट्स के नोट्स चोरी हो जाते हैं। Oh my God. तो तुम फ़ोन करोगे मुझे तो वो कहते हैं क्यों, क्योंकि जब भी कोई देखेगा कि ये मैप है और इतना सारा, तो उसे ये काफ़ी लुक्रेटिव लगेगा, तो वही बच्चे वो मैप अच्छा बनाने लगते हैं। और बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर शुरू में मैप बन नहीं रहे हैं, कोई शॉर्टकट बता दीजिए, तो मैं हमेशा कहता हूँ कोई शॉर्टकट है नहीं, मेहनत ये करनी है, बिल्कुल हाँ, सीखना आपको है, सीखना लगन है चाहिए। और आप सीखते रहें, बना लेंगे एक दिन, और बना लेते हैं। दूसरी चीज़, बच्चों का ये कहना होता है कि सर एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चन मार्क कई बार क्लास में आता है, मैं बार बार कहता हूँ हाँ पढ़नी पड़ेगी।
बच्चों के पास एक चीज और आ जाती है कि सर फलां सर बोलते हैं या यहाँ ये चीज सुनने को आई कि मेरा नोट्स कंप्लीट है। मेरा मानना है नोट्स कंप्लीट होते हैं, लेकिन नोट्स आपको कंप्लीट तब होते हैं जब आपके सारे पर्सपेक्टिव क्लियर हो। किताबें आपको वो सारी चीजें देती हैं जिसमें नोट्स सोने पे सुहागा हो सकता है। तो किताब पढ़ें और उसके बाद नोट्स आपको बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे। रिवीजन जरूरी है, रिवीजन से भागते हैं बच्चे। और एक चीज और ज्योग्राफी में मैं पाया हूं मैम कि बच्चों को टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होती, तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, चूंकि ज्योग्राफी एक सेमी साइंस सब्जेक्ट है तो कुछ टर्मिनोलॉजी साइंस से भी मिलती है, जैसे हीट क्या है, हीट ट्रांसफर क्या है, प्रोसेस कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो कुछ कुछ जनरल साइंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी जानना जरूरी है। तो क्लास में तो वो मैं बताता हूँ, हंसी हंसी में बताता हूँ। जैसे मैं पूछ देता हूँ कि भाई वाटर वेपर ठंडा है, वाटर वेपर हल्का है या एयर हल्की है, तो ज्यादातर बच्चे कहते हैं नहीं सर वाटर वेपर भारी है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि चाय तुम्हें जिंदगी भर बनानी पड़ेगी और शादी के बाद भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि तुमने वाटर वेपर को देखा नहीं। वाटर वेपर ऊपर उठता है तो हल्का है एयर से। तो ये छोटी छोटी चीजों को लेकर के जो ऐसे बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, उनके लिए भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना जब मैं कर लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ ज्योग्राफी का। ओके। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे इस बार के प्रीलिम्स के लिए आप कुछ स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि ये हाई इम्पैक्ट करंट टॉपिक्स हैं और इसको जी थोड़ा मैम, ध्यान में रखें। हाई इम्पैक्ट करंट आपका टॉपिक्स एक में, वीडियो भी हम लोगों ने डाला जी था। जी, उसमें कुछ स्थानों के नाम मैंने लिए हैं और उनके बारे में डिस्कशन हुआ है, तो उसको ज़रूर आप देख लें। यूट्यूब पे मौजूद है और भी जो होंगे समय के साथ हम लोग यूट्यूब पे उसे रख देंगे। साथ ही साथ आप क्लाइमेटोलॉजी पे विशेष ध्यान दीजिएगा और जियोमॉर्फोलॉजी पे, जिसके लिए 11th की एनसीईआरटी को रिकमेंड करूंगा, उसे रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, और वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन पे जब भी ये क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ कि दे कैन पुट यू इन अ ट्रबल, जहाँ कहीं भी कुछ एक्सेप्शनल जैसा कुछ होगा वहाँ आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ स्टेपीज ऑफ मीन्स टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर और टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, सुनने में तो लगता है दोनों टेम्परेट ही हैं, लेकिन अलग है। सदर्न हेमिस्फीयर में बारिश ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर के जो कॉन्टिनेंट है वो टैपर हो जाते हैं, तो कॉन्टिनेंटलिटी न होने के कारण, वार्म ओशन करंट होने के कारण बारिश होती है। तो इस तरह के जो फ्लक्चुएशंस हैं, जहाँ जहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, वो टॉपिक अक्सर मैंने आपके बीच में रखा है, उसको ज़रूर तैयार रखें। क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी से सवाल वो पूछ रहे हैं। ओशन करंट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए ओशन करंट तैयार रखेंगे। साइक्लोन विशेष रूप से तैयार करके जाइएगा। साइक्लोन, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और मेडिकेन, इन तीनों से सवाल आ सकते हैं। और इसके अलावा मैम इंडियन ज्योग्राफी से इंडियन फिजियोग्राफी वाला जो पार्ट है, दैट इज द सोल ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, वो आपका तैयार होना चाहिए। आपकी आंख बंद हो तो भारत दिखना चाहिए, हिमालय आपको दिखाई पड़े, हिमालय के पासेस, हिमालय में जो भी ग्लेशियर हैं, चाहे वो ट्रांस हिमालय हो या फिर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, वो आपको दिखाई पड़ने चाहिए। अरावली जब आप पढ़ रहे हो तो अरावली के सारे पासेस, वेस्टर्न घाट पे जब आ रहे हो तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये आपको दिखाई पड़ने चाहिए, और ये किसको कनेक्ट कर रहे हैं ये भी जानते रहें। उसके बाद नदियां हैं बच्चे, और नदियों पे बने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बहुत ही माइन्यूट सवाल उनके हो रहे हैं आजकल। वो राणा प्रताप सागर और महाराणा प्रताप सागर तक के सवाल पूछ दे रहे हैं। तो ओके। आपको इन छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना है कि राणा प्रताप सागर चंबल पे है और महाराणा प्रताप सागर पोंग डैम जो कि व्यास रिवर हिमाचल प्रदेश में है। तो ये छोटी चीजों को भी हमें ध्यान में रखना होगा, और इसके लिए आपको रिवीजन करना होगा। तो ये हाई इम्पैक्ट टॉपिक हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस डिस्कशन से जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको कुछ मदद मिली होगी। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप एक नए एस्पिरेंट हैं और अखिलेश सर से मिलना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर्स अवेलेबल रहते हैं उस सब्जेक्ट में। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए, अखिलेश सर ज्योग्राफी ऑप्शनल भी लेते हैं, अगर आपको उस पर्सपेक्टिव से भी मिलना है तो भी आप उनसे मिल सकते हैं। एट प्रेजेंट जैसे आप प्रीलिम्स कर रहे हैं उसमें कुछ इश्यूज हैं, आप मिल सकते हैं। साथ ही हमारा एक प्रीलिम्स से स्पेसिफिक प्रोग्राम जिसको हम लोग क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम कहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई है तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, और अभी भी ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप सक्सेसफुली प्रीलिम्स में क्वालिफाई करें। साथ ही साथ हमारा जो नया जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया कि एक नया प्रीमाइस है, आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है, आपके पास टीचर्स, पेंटर्स सारे टाइम उपलब्ध हैं, और आशा करते हैं कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में आप जो भी कदम लेंगे आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। और इसी उम्मीद के साथ नमस्ते अखिलेश सर, और नमस्कार।